हेलो भैया नमस्कार, जय श्री राम। इस छोटे से वीडियो में हम आपको बताना चाहते हैं त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 का। और जो विषय आपका गणित है, कक्षा 10वीं की है। और जो पेपर आपका त्रैमासिक पेपर आपका आज हुआ है, आज हो गया ना। तो त्रैमासिक पूर्णांक का 75 नंबर का पूरा पेपर है, 75 नंबर का। तो समय आपका इसमें 3 घंटा का था। देखो बहुत सिंपल है, इसमें हमने देखा ये ज़्यादा वैसा टफ नहीं है, इसमें बहुत सिंपल सा है। इसमें देखो सही विकल्प चुनकर रखे। तो पहला है देखो एस सी एफ, अपने एस सी बताना है 91 और 21 का। तो आपने जिसमें एस सी एफ निकालना है 91 21 का, इसमें सिर्फ क्या आ गई है। और से पहला क्वेश्चन है, देखो पहला विकल्प है एस सी एफ कितना 91 और 21 का। 91 21 का एस सी एफ है, तुमसे पूछ रहा है एस सी एफ है। ऑप्शन है तुम्हारे इसके, ऑप्शन कितना है, ऑप्शन है 91, दूसरा ऑप्शन है 7, तीसरा ऑप्शन है 23, चौथा है 3। आपको इसमें देखना है एस सी एफ का। भैया आ रहा हूँ एस सी एफ, आपको बताओ इसमें क्या है। इसका एस सी एफ कितना है 91 21। अब आपको एस सी एफ निकाल लोगे तो भाई आपको पता है कि 7 का भाग दोनों में जाता, 7 3 21। अब देखो 91 का भाग इसमें नहीं जाता, 91 का भाग इसमें तो जाता है 91। एस सी एफ को ध्यान रखना, एस सी एफ का दोनों संख्याओं में भाग चला जाता है, ठीक है। तो देखो 91 का इसमें भाग चला जाएगा, लेकिन इसमें जाएगा नहीं भाग, तो जी एस सी एफ नहीं कहाएगा। 7 का भाग 7 का इसमें चला जाएगा, 7 एकम 7 एकम 7, 13 7 91, 13 बार चलेगा, ठीक है। 7 एकम 7 2 7 21, और 7 का इसमें भी चला जाएगा, 7 का दोनों में चला जाता है। 21 का दोगे तो 21 बाद में जाएगा, 21 का 91 में जाना नहीं है। 13 का 13 7 91 जाना, और 13 का 21 में जाना। सो जी के आंसर 7 का भाग दोनों में चला जाता है, तो इसलिए 7 क्या हो जाएगा ऐसे। और वैसे भी तुम निकाल लो है 91 और 21 का ऐसे हम निकालो, तुम कितने वाले 4 बार उत्तम से निकालो, उत्तम तो इसे पंक्ति से निकालो, चाहे जैसे निकालो। अब चाहे जैसे निकालो, चाहे गुणनखंड से निकालो, तुम गुणनखंड करोगे। जैसे इसका 91 के गुणनखंड करो, तुम कैसे तो सीखे गुणनखंड से। तो गुणनखंड से निकालो, तो ये गुणनखंड से कैसे निकालो। 91 के गुणनखंड का 13 और 7 आना, 13 गुणा 7। अब 21 के गुणनखंड का 3 गुणा 7 आना। भाई एस सी एफ का होता है जो दोनों में कॉमन होता है, देखो 7 दोनों में होता है, तो इसका एस सी एफ कितना होगा 7। तो जी कहता है इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा ना, सही। चलो जी क्वेश्चन 2 सही हो गया, इसका 7 आंसर है, ठीक है। जिसने 7 लगाया वो सही है। પછી 13 को नोट दीजिए। एक तो अंदाज का एक सवाल है सही, तो उसमें एक 13 आती है, वैसे हमें कछे न कूता हम दोगे खुशी खुशी में हम और 6 में हम जाते। और पता चलो आंसर कौन से इतने हो 13 बोल, तो पता चलो लग जाए जो कि कौन 13 91 और 26 होता, तो 13 उसको स्लिप हो जाते हैं। एक 91 और 26 का रहता था, तो क्वेश्चन किताब में 91 26 को एक उसको बोलते हैं 13। तो शायद कौन जल्दी में देखो ना होगी, तो सकता थे कच्चे जने ऐसे होते ना जो दिखत में सवाल लगा गए थे। यदि किसी द्विघात बहुपद, क्या पूछा है, यदि किसी द्विघात बहुपद कैसा एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी के शून्य कैसे अल्फा बीटा हो, तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा, ठीक है जी। हमने बताया था कि बहुत अच्छे हैं जो अल्फा इंटू बीटा का मान पूछे, अल्फा इंटू बीटा का मान। यदि किसी द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस सी के शून्य का अल्फा बीटा है, तो तब तक पूरा अल्फा इंटू बीटा, मतलब ये शून्यकन को गुणनफल का हो, शून्यकन का फॉर्मूला का हो, शून्यकन को गुणनफल क्या हो, शून्य को गुणनफल बराबर क्या हो रही है बताओ। शून्य को गुणनफल बराबर हो माइनस अचार पद बटे एक्स स्क्वायर गुणन करता है सी, तो जिसमें सी बटे ए होगा तो सही होगा। सी बटे ए आपका ऑप्शन नंबर डी में है, लास्ट वाले में है। तो दूसरा का इसका हो जाएगा डी, तो भाई से ए हो जाना, ठीक। और आपको तीसरा है, मतलब तीसरा में आपको क्या कह रहा है, वो तीसरा कह रहा है रैखिक समीकरण योग में a1x b1y c1 बराबर 0 तथा a2x b2y प्लस c2 बराबर 0 के कोई हल ना होने की शर्त बताई। कोई हल ना हो तो कौन में डाल दिया कंडीशन, कोई हल नहीं होने की है। a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 और बराबर नहीं है c1 बटे c2। जा हो कोई हल नहीं होने की शर्त कौन सी हो, देखो पहली हो तिरछित रेखा की, अगर
A1 बराबर A2 नहीं है, तो जो कौन सी होत प्रतिच्छेदी, मतलब कौन सी हल की, एक हल की हल की जा एक हल की हल की। और अपरिमित रूप से अनेक हल की रहने तो पता है कि सब बराबर होते, तो ध्यान ही रखेंगे नहीं होते कि अपरिमित रूप से जिनके अनेक हल होते तो उनके सब बराबर होते, B1/B2 और एक C1/C2। जाहुत अपरिमित रूप से अनेक हल की लाने, जाहुत अद्वितीय हल की लाने, जाहुत कोई हल ना होने की सहायता। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और आपको बताना है चौथा में है, चौथा में आपको पूछा गया चौथा क्वेश्चन है, देख चलो पेपर में आप खुद देखा जाना, हम क्वेश्चन देखें तो बहुत टाइम हो जाए। आपको इसमें बताना है x² - 4x + 4 = 0 को विभक्त कर को मान निकालना है। विभक्त कर निकालो तुम, तो यहाँ पर द्विघात समीकरण से तुलना कर दो, मतलब द्विघात समीकरण कैसा, इसी के बराबर में 0 कर दो तो द्विघात समीकरण बन जाए। ठीक है, इसी से तुलना कर दो तो पहला a बराबर तो हो जाए, इसको गुणांक का चुनिए तो a बराबर a, और b से तुलना करें तो b का है x, b को मान करता है भाई माइनस लगो तो पूरा माइनस में, c बराबर कितना है 4। ठीक है, जब होगा अब यहाँ विभक्त कर तो d बराबर b² - 40, क्यों b² - 40। अब b को मान है 4, माइनस को 4 होगा उसको 4 गुणे a को मान आपका a था, मतलब a को मान कितना 1 और गुणे c को मान 4 है, तो 4 को स्क्वायर करो 16 और 4 गुणे 4 चौका 16 और 16 में से 16 जैसे कितना आ जाए d बराबर 0, तो यहाँ पर विभक्त कर कितना 0 आया, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बिल्कुल राइट 0। ठीक है, अब अपना इसमें आगे एक ऑप्शन और एक क्वेश्चन आगे दूरी का। ठीक है, दूरी का आगे सब पार्ट भी देता नहीं देता, बिंदु इसमें दिया है बिंदु 0,5 और दूसरा बिंदु है -5 -5 5 0 के बीच की दूरी बताने बना। दूरी बताने में सीधा सीधा पर दूरी का सूत्र लगाओगे तो क्या करोगे, दूरी का सूत्र होता कैसा है, दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है x2 में से x1 घटा दो ऊपर होल स्क्वायर, चाहे x1 में से x2 घटा दो चाहे x2 में से x1, तो y2 में से y1 घटा दो, ऐसा फॉर्मूला होता है। तो ये तुम्हारा x1 कहलाता है, ये तुम्हारा y1 कहलाता है, ये x2 कहलाता है, ये y2 कहलाएगा। ठीक है, तो पहले x2 -5 में से अगर 0 घटा तो कैसे फर्क ना पड़ेगा, होल स्क्वायर लगा दो, y2 0 है, 0 में से 5 घटाना है, कच्छ नहीं फर्क पड़ा, तो आपको इसको कितना आ जाए -5 का होल स्क्वायर, इसका -5 का होल स्क्वायर कितना 50। ठीक है, अब 50 जोड़ो 50 कितना 50 को, तो ऑप्शन में 50 है कि नहीं, 50 नहीं है ना। अब 50 नहीं मिला तो भैया इसको क्या करो 50 के पहले गुणनखंड तोड़ो, तो 2 गुणन क्या करो 2 5 गुणे 5, 50 के गुणनखंड इतने को टूट जाए, वर्गमूल निकालना ना, वर्गमूल में दिया देखो 50 को तोड़ो तो कितना हो जाए, ऐसे है ना 50 50, तो जी 50 के गुणन कॉमन मेरे भी 12 निकालिए, उस जोड़ा को जोड़ा जो 12 निकले 5 12 रूट के 2 रूट का अंदर है 2 अंदर है, तो 5 रूट के 2 जहाँ पर होगा वहाँ पर वो सही हो जाए, 5 रूट के 2 इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, जो 5 रूट 2 है जिसमें वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो अब चौथा भी आपका 5वां भी हो गया, छठवां रहेगा, छठवां बता दे रहे हैं आपका, छठवां में है आपका AP, छठवां में क्या है AP 2 7 12 डॉट सारवंतर, ये सारवंतर का बताना, दूसरे पद में से पहला पद घटा दो, दूसरा पद जो है 7 और पहला पद घटा दो, दूसरे पद में से मतलब A2 दूसरा जो A1 का A1 जो E3 अपन दूसरे में से घटा दो, दूसरा आप कर देंगे तो A2 माइनस के A1 कर दो, सारवंतर निकला है D निकला है, D यहाँ सारवंतर को D से दर्शाते हैं, A2 कितना था 7, A1 कितना था 2, 7 में से 2 जाए 5, सीधो आपको इनका अंतर बता देते, 2 7 को अंतर कितना 5, वो कहा सारवंतर, 7 में से 2 घटा दो तो 7 में से 2 में से 5 कितना अंतर है 5, इसका 5 सही हो जाएगा 5, ऐसे को रहा है 5, हाँ प्लस में रहा सही है, इनको माइनस में लगो तो ई में प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस का 5 आया था, प्लस का 5, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, और अगला है आपका खालिस्तान, खालिस्तान में लिखा है SCF गुणे, ऐसा लिखा है SCF PQ गुणे LCM, इनमें लिखा PQ, ऐसा लिखा तो भैया आपको दिक्कत कुछ नहीं है, आपकी दो संख्याएं दे दी हमने अंदर दी हैं, तो आपका SCF गुणे LCM बराबर का दो संख्याओं का गुणनफल,
आप दो संख्याओं को गुणनफल लिखोगे तो कुछ नहीं, तुम्हें दो संख्या तय है तो पहले बड़ी संख्या लिखो, नहीं को गुणन तो क्या कर दो p गुणे q, इधर कितना आ जाएगा p गुणे q, इसको कर दोगे। अब तुम लोग ने हिंदी में मत लिखना, लेकिन सही तो वो करते का, लेकिन कोई नहीं कर पाए सही तो क्या करे। आपका तय संख्या तय है भैया, तो संख्याएं लिखो रहते हैं, तो जो पी क्यू की संख्या तो दोनों संख्या को गुणनफल से लिख दो, हो जाएगा पी क्यू, क्या आ जाएगा बराबर में p और q, ऐसा इंटू में आ जाएगा, चाहे यहाँ को गुणा भी लगा दो, आपका ऐसा भी आ सकता है। अब भाषा में लिख दो कि आप दो संख्या का गुणनफल, जब पता ना हो आपका दो संख्या तब लिखोगे दो संख्याओं का गुणनफल, कब लिखने हो जब अपना संख्या पता ना हो। आपका क्वेश्चन पहले दे दे कि एस सी एफ है तो पी और क्यू का एस सी एफ, एलसीएम पी और क्यू का एलसीएम, दो संख्या को अपने गुणा कर देना, कौन कौन सी संख्या पी और क्यू, तो इनको गुणनफल कर दो, उस खाली स्थान में जब हमने पी गुणे क्यू, तो हमने पी गुणे क्यू। जे कब भरना होता है जब सीधा आपका एलसीएम गुणे एचसीएफ होता तो क्या होता, दो संख्या को गुणनफल पता नहीं आपकी संख्या तब लिख दो भाषा में, ठीक है। लेकिन आप भाषा में लिख दोगे तो कोई सही कर देगा, क्योंकि जब वो दिमाग ज्यादा ही काम कर रहा था ये उसको गलत कर दे बता रहा, ठीक है। पहला खाली स्थान आपका हो गया, दूसरा देखो, दूसरा है आपका समीकरण, क्या समीकरण, इनमें समीकरण छोटा सा समीकरण दे दो ये ऐसे दूसरा बिल्कुल ऐसे एक्स प्लस के वाई बराबर 8 है, वाई बराबर 8 में यदि कितना है x बराबर 3 रख दो, x बराबर 3 तब y बराबर क्या आ जाएगा जी, तो भैया अपना प्रतिस्थापन हो जाएगा, x का मान आप इधर रख देना, x का मान इधर रखोगे तो तुम x का मान में रख दो 3 प्लस का y हो जाएगा बराबर में 8 है, तो y बराबर हल करोगे तो 8 3 ना पक्षांतर हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 5, तो y बराबर कितना आ जाएगा 5, जिसमें 5 बराबर वैसे ही, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब इसमें तीसरा आपका खाली स्थान है, तीसरा लिखो, तीसरा आपका तीसरा खाली स्थान है बिंदु में, बिंदु एक तो इसमें ज्यादा अच्छा चिन्ह भी नहीं रहा, बिंदु 4 0 डॉट डॉट अक्ष पर स्थित है, हाँ डॉट डॉट अक्ष पर स्थित है, डॉट डॉट अक्ष पर स्थित है, कौन से अक्ष पर स्थित है, x0 है, बिंदु x0, x तुम देख लो नहीं पता भैया तुम सीधे x अक्ष की तो यहाँ पर रखोगे x जे x अक्ष है, जी y अक्ष है, जी x y अक्ष है, यहाँ 0 होता है दोनों का, तो 1 2 3 1 2 3 4, माइनस का कोई है नहीं तो माइनस तो जरूर मैंने अपने x अक्ष पर कितना चल रहा है 4, तो भैया यहाँ तो पहुंच जाएंगे, वो y अक्ष पे 0 तो मैंने कम नहीं गया है, तो ये बिंदु कहाँ पर बैठा है, x अक्ष पे बैठा दिख रहा है तुम्हें, एक ही अक्ष पे है, कहाँ भाई x अक्ष पे, y है ही नहीं है तो ये x अक्ष पे बैठे, मतलब ऐसा कह लो कि x वाले हैं y वाले आए नहीं है तो कहाँ रहेंगे, अपने घर ही रहेगा, कहाँ x पे बैठे, अगर सामने चल दे तो आ जाते वो ऊपर कम y पे चल, नहीं जो कहाँ पे बैठो x अक्ष पे, कहाँ बैठो x अक्ष पर, यहाँ पर x अक्ष लिख दोगे, x से बना दोगे, x अक्ष पे स्थित है, ठीक है। और आपका चौथा है, चौथा कैसा है, चौथा आपका सभी संभाव्य, सॉरी ये में लिखा है सभी, तो ध्यान संभाव्य मानों से करेंगे, में लिखा है सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, देखो सभी त्रिभुज समरूप नहीं होते हैं, क्या नहीं होते, कौन सा त्रिभुज समरूप होते, अगर समबाहु त्रिभुज, अगर समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती तो भी समरूप होते हैं, ठीक है, कैसे उनकी आकृति एक सी1 है। अब तुम कब समद्विबाहु में दो भुजाएं बराबर होती, कब तो कौन दो भुजाएं बराबर है, कौन साइड की दो भुजाएं, कब तो अलग अलग त्रिभुज, अब जैसे एक त्रिभुज की जिना की एक साइड की भुजा वो दूसरे त्रिभुज में अलग आ जाते तो अलग अलग ना होते हैं, तो इसलिए समरूप नहीं सकता, ठीक है। तो समरूप का मतलब होता है कि आकृति समान होना चाहिए। अब जैसे समबाहु त्रिभुज है, इनकी भुजाएं तो एक सी बन है, वो आकृति भी एक सी है, छोटे बड़े से कुछ नहीं है, छोटे बड़े चार जितने माप पे कोई दिक्कत नहीं है, चार जितने छोटे हैं लेकिन आकृति एक सी देखे, ठीक है। तो जे को कहा हो समबाहु त्रिभुज, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप हो जाए, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। पांचवा आपका है, पांचवा में क्या है, समांतर सारणी दी है 5 10 5 10 15 का 5 10 15 डॉट डॉट का 5 10 15 का डॉट डॉट का 10वां पद पूछ रहे हैं कि तब 10वां पद क्या है, 10वां पद निकाले, 10वां पद क्या कहलाता है, ए10 का कहलाता है, ए10 को कैसे ए प्लस के नोट लिख सकते, ये कहता है आपका 5 है, 5 लिख दो, सार्वंतर कितना है इनको 10 में से 5 घटाओगे तो 5 आ जाएगा, तो आप कर दोगे 9 45 45 में 5 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 50, 10वां पद कितना हो जाएगा 50 है, कितना हो जाएगा 10वां पद 50 है, बस हो गया, देख लेना सही है, कुछ नहीं है, प्रथम पद 5 था सो 5,
ठीक है, प्रथम पद 5 था, दूसरा पद 10 था, और इसका सर्वांत निकालोगे तो 5 आएगा, 9 5 45 45 5 जोड़ो 50, 10वां पद कितना आएगा 50, सही है ना, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। और इसका आखिरी है ना 7 और 6वां है, इसमें आपको विभेदकर का सूत्र भर देना। अभी विभेदकर से एक फॉर्मूला लगा, बासवा लगाया था ना विभेदकर का मान निकाल, इसमें आपको विभेदकर का फॉर्मूला भर देना। पूछ रहा कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, तो विभेदकर डी बराबर होगा, तो डी बराबर का होगा बी स्क्वायर माइनस के 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac भर देने देखा, डी बराबर लिखो इधर डॉट डॉट में तो का भर देने बी स्क्वायर माइनस के 4ac भर देना। छठवां में हो आपका तीसरा आ गया, अपन सही जोड़ी में आ गए। पहली सही जोड़ी है साइन 60, साइन 60। दूसरा है आपको, दूसरा कहा 10 पे था, तीसरी आपकी है 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा, वन प्लस के tan स्क्वायर थीटा। चौथी है आपकी 1 माइनस के cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा। और पांचवी है आपकी पांचवी है cos 90, cos 90। छठवीं है आपकी cot थीटा, क्या cot थीटा। अब इसके आंसर हम बता रहे हैं, पहले तो tan 45 को कहा है, tan 45 इसमें 1 है तो ये पहले sin 60 को देखो, sin 60 को मान के तो होता है पता हो चाहिए रूट के 3/2, तो sin 60 को कितना मान रूट के 3/2, और इसका है जो कौन से डी नंबर में है ना, डी नंबर का आ गया। ठीक, सीधे सीधे हम सामने लिखते हैं, tan 45 को कितने होते 1, जो क्या को ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो हमने पढ़ी होगी सम का sec स्क्वायर थीटा बराबर कितनी 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा पढ़ी है। अगर इसे इधर से स्क्वायर हटा देगा तो sec थीटा बराबर कितना हो जाए 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा पढ़ी है ना, तो इधर से स्क्वायर जाएगा तो ऐसे बन जाएगा, ऐसे सम का याद रखना इसका उल्टा मान चला है, तो कितने sec थीटा, इसमें कम करो sec थीटा, जैसे चौथे नंबर में है तो जो चौथे नंबर क्या हो जाएगा इसका sec थीटा, कितना हो जाएगा sec थीटा। अब ये थे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ऐसा भी कहूंगा तो अंदर cos हो तो इक्वल टू का हो जाए sin थीटा, कितना हो जाए रूट लागू हो गया तो 1 माइनस cos स्क्वायर होगा तो ये sin थीटा है, कैसे अगर रूट ना होता तो स्क्वायर हो जाएगा sin थीटा। ठीक है जी, sin थीटा की cos 90 को मान करते हो, अगर आप cos 90 को मान ना पता हो, एक बात याद रखना, आपका sin 0 को तो मान करते हो, ये sin 0 को निकलो करते हो, sin 0 को करते हो 0 होते कितना, और sin 0 को sin 90 को करते हो मान sin 90 को करते हो 1, तो ई को देखो cos इधर से चालू कैसे उल्टा को sin से sin 90 को मान के तो 1, और cos 0 से स्टार्ट हो cos 0 के तो cos 0 को 1, और cos 90 को कितना हो जाएगा अपने यहाँ पता चल जाएगा उल्टेगा, cos 90 को उल्टा का sin 0, तो sin 0 को मान के तो 0, तो अपना cos 90 को मान के तो ये 0 तो दिया जाए 0, एक दूसरे को उल्टेगा ना, जैसे sin यहाँ से कहो तो sin 0 से लेकर sin 90 तक गया, अब इधर से उल्टा चलेगा cos 0 जाएगा ना sin 0 वाला, तो cos 90 आ जाएगा, क्या जाएगा ना cos 90 ना आ जाए cos sin 0 को मान 0 तो cos 90 को मान लीजिए 0 होगा, एक दूसरे को उल्टे होते हैं। तो cot थीटा क्या होता है, cot थीटा इसमें 1/tan थीटा, तो जी भैया इसका 1/tan थीटा, जी आपके सब सही हो गए। ठीक है, आपके अब आगे एक वाक्य में उत्तर, क्या है एक वाक्य में उत्तर, आपका सही जोड़ी हो गई, सही जोड़ी होगी, चलो ठीक है बढ़िया, सही जोड़ी हो गई। अब आपके प्रत्येक एक वाक्य में उत्तर दीजिए, इसमें भी 6 हैं। ठीक है, तो पहला है आपको, पहला क्या है, किसी एपी के n पदों का योगफल का सूत्र, n पदन को योगफल का सूत्र का सूत्र, जब n पदों में योगफल का सूत्र Sn बराबर के तो n/2 लिख दोगे 2a प्लस के n माइनस के 1 इंटू डी, जो लिख देना अपनी सूत्र। ठीक है, जब n पद हो तो योगफल का सूत्र जो बन जाए। ठीक है, और दूसरे में कहा है मूल बिंदु से बिंदु xy की दूरी, मूल बिंदु कितना 0 0 0 0 और बिंदु है 1 xy की दूरी। अब तुम्हें अगर सीधा मूल बिंदु से xy की दूरी का सूत्र पता होगी तो हम लिख दोगे x स्क्वायर प्लस के y स्क्वायर होता है, सीधा फॉर्मूला। अगर आपसे नहीं बनता तो भैया जब मूल बिंदु और xy इनके बीच की दूरी निकाल दो, तब आप दूरी का सूत्र लगा हो तो x1 में से x2 घटा तो x माइनस 0 करो, y में से 0 घटा तो x में से घटे x 0 घटे कछु नहीं, y में कछु का फर्क नहीं पड़ने देता, सीधे जिनके टाइम x में से 0 कछु नहीं घटे मतलब x स्क्वायर आ जाए तो y स्क्वायर इनका रूट देंगे तो जी तो बन जाए, मूल बिंदु की दूरी कितनी हो जाए, मूल बिंदु से बिंदु x की दूरी कितनी हो जाए ऐसे।
ठीक है। तीसरा है, तीसरी है आपकी कितनी, क्या आपका जो बताना है क्या, 1/2, 1/2, 1/3, सॉरी 1/3, 1/4 जो समांतर श्रेणी है क्या नहीं, समांतर श्रेणी है कि नहीं, तो जो बता निकालने आपने इसके सारवंतर निकालने हैं, सारवंतर निकाल पहले D1 निकाल रही हो, D1 का निकालो, A2 में से घटाओ, मतलब दूसरे में से एक जो घटाओ, घटाओ सीखो भैया कितना है, भिन्न कर दो तो इनको साथ भिन्न कर दियो, 2 एकम 2, 3 एकम 3, बटे में 3 गुना 6, घटाओ माइनस 2 में से 1 और माइनस के 1/6 है। अब D2 निकाल लो भैया, D2 निकालो तो 1/4 में से 1/3 घटा दो, ठीक है। अब देखा 3 एकम 3, 4 माइनस 8 या 12 कितना आ रहा, माइनस 1/12। जितने यार बदल बदल के आ रहे ना, हर बदल बदल के हर के बदल बदल, जैसे कल एकदम D1 बराबर D2 नहीं है, D2 नहीं का नहीं है भैया, तो माइनस 1/6 बराबर नहीं होता है कि 1/12 के, तो जा लिख दी हुई AP नहीं है, दी गई श्रेणी का है AP नहीं है, कल तो दी गई श्रेणी AP नहीं, ठीक है, नहीं बस पूछ रहे थे कि क्या समांतर श्रेणी है, जब भी दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है, ठीक है, बस समांतर जो देखिए समांतर श्रेणी नहीं है, ठीक है। और आपका चौथा है, चौथा में कह रहा है कि समान दो चरों में रैखिक समीकरण का मानक समीकरण बात सॉरी दो चरों में रैखिक समीकरण का मानक रूप लिखिए। अपन इसका मानक रूप पता नहीं, मानक रूप होता है व्यापक रूप, व्यापक पद बोल दो, चाहे दो चर वाले रैखिक समीकरण व्यापक रूप कैसा हो जाएगा, ax प्लस के by प्लस ax प्लस के by, और अगर प्लस में c बराबर क्या हो जाएगा 0, ऐसा हो जाएगा। दो चरों में रैखिक समीकरण का व्यापक रूप ऐसे हो जाएगा ना, मानक रूप ऐसा लिखते हैं ax प्लस by प्लस c बराबर 0, दो चरों में रहे, जिसमें भैया दो चर हैं, एक चर दो चर और आपका समीकरण भी है, ठीक है। ax प्लस by प्लस c बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है, मानक रूप लिख गया। किसी द्विघात समीकरण के लिए विविधकर का मान शून्य है, पांचवा में कह रहा है किसी द्विघात समीकरण के विविधकर का मान शून्य है, तो इसके मूलों की प्रगति कैसे होगी, अगर विविधकर का मान जब 0 आ जाए तो d बराबर जब 0 आ जाए तो ये उनके मूलों की प्रगति कैसे होगी, मतलब उनकी मूल कैसे होगी, मूलों की प्रगति कैसे होगी, कैसी होगी, समान वास्तविक मूल में क्या होगी, समान वास्तविक मूल या बराबर वास्तविक मूल, लिख दो कि समान वास्तविक मूल क्या, समान वास्तविक मूल, समान वास्तविक मूल, या ऐसा भी लिख दो कि दो बराबर वास्तविक, दो बराबर वास्तविक मूल, दो बराबर वास्तविक मूल, मूल मतलब दो बराबर वास्तविक मूल, मूल का मतलब शून्य या कुछ भी बोल दो, मतलब दो समान एक से रहेंगे, 0 आया अगर विविधकर का मान 0 आएगा व्यक्ता, तो उसके दो शून्य कैसे आएंगे, समान आएंगे एक से। तो रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है, जितना बता देना रैखिक, अब रैखिक बहुपद तुमने नौवीं में पढ़ा, कितनी होती है रैखिक की, एक घात कितनी होती है, एक। अब पांचवा पे यहाँ पांचवा क्या आपका सत्य और असत्य। अब इसमें पहला भैया √3, जो तो आपको आंखें देखे सबको ये बता देगा, √3 जिसमें रूट लगा हो परिमित थोड़ी हुई है, तो इसमें लिखा है √3 एक परिमित संख्या, गलत है, जगह है जो कहा असत्य है, तो क्या लिख देंगे पहले में असत्य, पहले का हो जाए असत्य। दूसरा 2 4 6 2 4 6 8 एक समांतर श्रेणी, तो भैया 2 4 6 8 एक समांतर श्रेणी, तो आप इसमें क्या करोगे, पहले तो देख लोगे समांतर श्रेणी है, समांतर इसमें देख लोगे तो ऐसे 2 बड़ा फिर 4 4 से बड़ा 2 6 8 ऐसे वो बढ़ जाए, और अगर आपकी तसल्ली के लिए देखना है तो आप निकालो 7 में से 4 में से 2 गया 2 बचा, और D2 निकालोगे तो 6 में से 4 घटाएगा तो भैया 2 मिलेगा, और D3 निकालेंगे तो भैया 8 में से 6 घटाएंगे तो 2 बचे, D2 समान है तो भैया क्या सब एक से हैं, तो मतलब EP है, मतलब समांतर श्रेणी है, तो जो सत्य का है सत्य है। और तीसरा आपका है, तीसरा क्या है, द्विघात समीकरण के अनेक हल हो सकते हैं, हाँ सही, द्विघात समीकरण के अनेक हल नहीं हो सकता, जितनी घात हो तो उतनी हल हो सकता। द्विघाती समीकरण के जैसे द्विघात समीकरण है, तो द्विघात समीकरण के कितने हल हो सकता, सिर्फ दो, जितनी घात हो उतने हल द्विघात समीकरण, तो इसको द्विघात समीकरण के अनेक हल हो सकता नहीं, गलत है, जो कहा है असत्य है, तो द्विघात समीकरण जितनी घात उतने हल, ठीक है। द्विघाती समीकरण पढ़ा है आपने, 3x² प्लस के 4x माइनस 6 बराबर 0, ऐसा लेना तो मैं तो जी तो द्विघात समीकरण, इसके कितने मूल निकलते, दो ही तो हल निकलते हैं, ठीक है, जितने मूल उतने भी हल कहा होंगे, ठीक है। तो चौथा है प्रत्येक पूर्णांक संख्या, एक प्राकृतिक संख्या प्रत्येक पूर्णांक, अब प्रत्येक पूर्णांक तो भैया माइनस प्लस के रूप, पूर्णांक में तो हम देखो पूर्णांक में
ना माइनस की सभी संख्या आती हैं, ठीक है, जीरो भी हो। लेकिन बात जाहिर प्राकृतिक में तो भैया प्लस बस की आती है, 1 से चालू होते हैं प्राप्त, लेकिन प्रत्येक पूर्णांक की प्राकृतिक संख्या नहीं हो, मतलब गलत है, जो भी असत्य है। तो जो भी कहा असत्य है, इसमें अभी एक ही बार आया असत्य, तो ये जो चौथा 5वां में क्या है, रूट एक्स, इसमें लगा रूट एक्स प्लस के 2 एक बहुपद है, जो भी बहुपद, जैसे रूट बहुपद की घात कितनी हो, धनात्मक, और रूट चढ़ा तो रूट की घात कितनी 1/2, तो जो कहा बहुपद नहीं है, कहा बहुपद नहीं है, जी कह रहे बहुपद है, तो जो भी कहा असत्य बहुपद नहीं है, कहा नहीं है बहुपद नहीं है, असत्य है। और छठवां है आपकी बिंदु 3 0 0 4 के बीच की दूरी कितनी है, 4 5 मात्रक से भी कह रहा है 3 0 और 0 4 के बीच की दूरी, 3 0 0 4 के बीच की दूरी कितनी 5 मात्रक है। तो 5वां असत्य बहुपद, इनमें देखो सत्य नहीं लगा तो राइट, लेकिन जो भी ये बहुपद नहीं का रूट एक्स लगा, एक्स लगाओ तो रूट चढ़ा, दूरी निकालोगे तो भैया 3 में से क्या घटाओगे, 0 स्क्वायर लगाओगे, वैसे भी 5 ही आना है हमारे ख्याल से, देखिए लगाओगे तो एक्स में से एक्स घटाओगे, 3 में से 0 प्लस और वाई में से वाई, 4 में से 4 में से 0 कुछ फर्क नहीं पड़ना, 3 को स्क्वायर 9 हो, और इनको सीधे स्क्वायर करो, 3 को 9 हो, 4 को तो 16, तो 16 में तो 25, 50 को वर्ग में तो 5, लास्ट सत्य है, कैसे इनकी दूरी 5 लो, 5 सत्य है, 5 है जो सत्य है, इनमें 2 सत्य है, बाकी सब असत्य है, दूसरा सत्य है और छठवां सत्य, बाकी सत्य है सब नहीं, ठीक है। तो बस ना से आगे भैया क्वेश्चन। अब आपको छठवां 144 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। 144 को भैया गुणनखंड के रूप में व्यक्त करें, तो छोटो सा क्वेश्चन है भैया, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखते हैं, ठीक है, काटोगे 2 से काटोगे तो 7 14, 2 7 14 2 2 4 आ जाएगा, फिर 2 से काटोगे 36, 2 से काटोगे 18, 2 से काटोगे ऐसे ही आ जाएगा ना, देखो आप करो 144 से गुणनखंड करना, लिखते हैं 2 7 14 2 2 4, 2 से काटोगे 36, 2 से काटोगे 18, 2 से काटोगे 9, 2 से 3 से काटोगे 3, 3 एकम 3, तो भैया 1 2 3 4, 1 2 3 4, अब 2 ठेके 3 और रहेगा, तो 2 3 ऐसा लिख देना, देखो ये होगा भैया इसको आंसर, एक तो कर दो तो भैया आंसर मिल जाए। तो अब इसके बाद क्वेश्चन आएगा, तो क्वेश्चन तो आप लगा ही सकते हैं, और अगले वीडियो में हम आपको इसमें सवाल लगवाने, क्वेश्चन भी लगवा देंगे, बता देंगे, ठीक है, सिंपली। बाकी हम आपको ये विकल्प सब बता दें, हमने ऑब्जेक्ट 30 नंबर के जो आते हैं तो 30 पूरे बता दें, हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। अब हम आपको क्वेश्चन बस रहेगा, क्वेश्चन भी लगवा रहे हैं, टेंशन नहीं लेना किसी भी बात की। चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट।